हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है, उसी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, उसी एग्जामिनेशन को कंसीडर करते हुए आज हम आप लोगों के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का पार्ट फर्स्ट लेकर के आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं साथियों? तो आज हम आप लोगों के लिए पार्ट फर्स्ट इसका लेकर के आ रहे हैं। और सीआरपीसी की बात करें साथियों, तो सीआरपीसी का लेक्चर मैंने ऑलरेडी 6 लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके अपने इसी YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में डाल दिया है। और उस प्ले लिस्ट का क्या नाम है साथियों? तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का प्ले लिस्ट है। अब हम आज इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस किस नेचर के इंडियन एविडेंस एक्ट से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या प्रोवाइड किया रहा है, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि जब जब आप कोई भी एमसीक्यू सेशन सॉल्व करें, कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप उसके कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करें। जब आप कीवर्ड को निकाल लेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकेंड आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच आर द प्रोविजन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्वेश्चन बना रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा था, किस तरह से बना रहा है? कह रहा है विच आर द प्रोविजन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। इससे हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहां से बस इररिलेवेंट बात लिखा है, दैट डील्स विथ रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। हमारा क्वेश्चन क्या बना है? हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ, रेलेवेंसी ऑफ द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। रेलिवेंसी के बारे में पूछ रहा है। और किसके रेलिवेंसी के बारे में पूछ रहा है? जो ओपिनियन होता है, जो राय होता है। किसका राय होता है साथियों? तो जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में जो ओपिनियंस लिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स लोगों के जो ओपिनियन लिए जाते हैं, उसी ओपिनियन के बारे में पूछ रहा है। अब मैं आपको आपके लैंग्वेज में ये क्वेश्चन समझाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम पढ़ रहे हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में ये बताया गया है कि जो संगत होती हैं, रेलिवेंसी होती हैं, जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ये किस धारा के अंतर्गत हमको ये बातें बताई गई हैं। क्या ऑप्शन देखिए कर रहा है, क्या ये धारा 49 और 50 के अंतर्गत हमको बताया गया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से ही इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ लिए हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट में आप सभी लोगों को पता है कि इस धारा में तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं बताया गया। कह रहा है सेकंड ऑप्शन कि धारा 23 और 24 में यह बताया गया है। क्या? बिल्कुल धारा 23 और 24 में भी नहीं बताया गया है। ठीक कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि क्या ये सेक्शन नंबर 81 और 82 में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को बताया गया है? तो बिल्कुल भी सेक्शन 81 और 82 में नहीं बताया गया है। अगर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट बताया गया है तो इसी सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन नंबर 45 में और सेक्शन नंबर 46 में ही ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बताया गया है। जब जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है साथियों, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। साथियों आप यहां पर फिर भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मींस की जो 5वां नंबर का हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुआ था 2012 में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ रखा है। तो जो प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर होते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का काम किया जाता है, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछने का काम किया जाता है। बार बार वैसे ही नेचर के क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो जितना आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी होती जाएगी। साथियों एक इंफॉर्मेशन और भी आपको शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास बेयर एक्ट नहीं है और ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्जाम होता है साथियों, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। इसमें आप अपने बेयर एक्ट को ले जा सकते हैं। जितने भी 20 सब्जेक्ट होते हैं, 20 सब्जेक्ट होते हैं, आप 20 के 20 सब्जेक्ट के बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं। और वो भी कैसा बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं? जो आप रेगुलर यूज करते हैं उस बेयर एक्ट को नहीं ले जा सकते हैं। बेयर एक्ट कैसा जाएगा? विदाउट कमेंट वाला जाएगा। कैसा जाएगा? तो विदाउट, यहां पे आगे डिस्क्लेमर में विद आउट मैंने लिख दिया है, विदाउट कमेंट जाएगा एंड विदाउट शॉर्ट नोट वाला आपके पास बेयर एक्ट जाएगा। यही दोनों बेयर एक्ट आपके एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। अगर ये बेयर एक्ट आप चाहते हैं और 50% के डिस्काउंट पे चाहते हैं साथियों, तो आप हमसे
जरूर संपर्क कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट पब्लिकेशन हाउस से आपके पास बेयर एक्ट सेंड करा दूंगा। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। कितना डिस्काउंट साथियों? तो टोटल 50% का डिस्काउंट के साथ मैं आपको बेयर एक्ट सेंड करा दूंगा। टोटल का टोटल 20 बेयर एक्ट का सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो हमें देना था, मैंने दे लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया है और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमको वही चीज करना है, हमें इसके कीवर्ड को ही एक्सट्रैक्ट करना है। जितना बेहतर तरीके से हम कीवर्ड निकालेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हमारा काम होने वाला है। कह रहा है द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड ईदर बाय। जो कंटेंट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसमें क्या होता है, एक टाइप का कंटेंट ही तो छुपा होता है। तो यही कह रहा है द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कंटेंट होता है किसी डॉक्यूमेंट का, मे बी प्रोड्यूस ईदर बाय। अगर हम उसको नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो कह रहा है ऑप्शन में प्राइमरी डॉक्यूमेंट और बाई सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्राइमरी हमारा हाई स्कूल का मार्कशीट था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो खो गया, लेकिन हमारे हाई स्कूल के मार्कशीट का मैंने उसका फोटोकॉपी करा करके रखा था। तो क्या अगर जरूरत पड़ रही है हमारे पास, अगर कोर्ट मांग रही है, अगर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है लेकिन हमारे पास उसका फोटोकॉपी है, उसका जीरोक्स कॉपी है, तो क्या मैं उस जीरोक्स कॉपी को कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश कर सकता हूं? बिल्कुल पेश कर सकता हूं। यहां पे आप देखिए कह रहा है प्राइमरी एविडेंस, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये। अगर आपके पास प्राइमरी नहीं है, मींस कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास अगर जीरोक्स कॉपी है, तो आप जीरोक्स कॉपी भी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ एविडेंस के तौर पे आप प्रूफ कर सकते हैं, आप उसको सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर देखिए, कह रहा था कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रोवाइडेड ईदर बाय। उसके जगह पे आप उसको क्या कर सकते हैं, मींस कि ओरिजिनल के जगह पे आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। और यही आपका यहां पर देख लीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर भी मार्क किया जा रहा है। लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे, हम हर एक ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए हर एक ऑप्शन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल टाइप का किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंसेस यहाँ पे नहीं होता है। भाई सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है? सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि हम स्पॉट पे जा रहे हैं और सर्कमस्टांसेस से पता लगा रहे हैं, कुछ ब्लड के स्टेन्स इस दीवार पे लगे हैं, कुछ कपड़े यहाँ पे बिखरे हैं, देख रहे हैं कि बिस्तर पे लड़ाई हुआ है, बिस्तर बिखरा पड़ा है, तो हम एक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस वहाँ पे क्रिएट करते हैं। लेकिन इसको कोर्ट ऑफ लॉ डायरेक्ट एविडेंस नहीं मानता है, इसको क्या मानता है? सर्कमस्टांसेस से क्रिएट हुआ एविडेंस मानता है। तो ये यहां पे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कर रहा है या तो आप प्राइमरी दीजिए या फिर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, तो ये भी यहां पे एप्रोप्रिएट सेट नहीं हो रहा है। कर रहा है प्राइमरी एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस। जो प्राइमरी एविडेंस होता है उसी को हम लोग डायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं ना भाई। अगर हमारे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा प्राइमरी एविडेंस हो गया। और डायरेक्ट एविडेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो डायरेक्ट, जैसे किसी चाकू से हमने किसी का मर्डर किया है तो उस चाकू को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के रूप में हम तो प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या हो जाता है? वो एज अ डायरेक्ट एविडेंस हो जाता है। तो आपने हर एक ऑप्शंस को यहाँ पे एनालिसिस करने का काम किया, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, यही ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्राइमरी के जगह पे हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं और ये हमको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और आप देख भी सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 में आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक मिनट क्यों चले आए भाई तुम, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे आपसे कह रहा है ओरल अकाउंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? कर रहा है ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इन इट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ओरल अकाउंट। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा अकाउंट होता है, ये कैसा नया अकाउंट आ गया ओरल अकाउंट? आज तक तो हम लोगों ने लेजर अकाउंट पढ़ा था, P&L अकाउंट पढ़ा था, देश भर के अकाउंट पढ़े थे, ये ओरल अकाउंट क्या आ गया? तो इस ओरल अकाउंट की हम कहानी बताते हैं। देखिए कह रहा है कि ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स की बात करते हैं। ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट।
अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसको कि मैंने खुद को कभी ना कभी उस डॉक्यूमेंट को मैंने क्या किया है, खुद सीन किया है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है मुझे पता है कि ये हाई स्कूल पास है, लेकिन कब का पास है, कैसे पास है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन उसके पास मैंने उसके हाई स्कूल पास होने का डॉक्यूमेंट मैंने देखा था। भले ही उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या हो गया होगा, एट दैट टाइम खो गया होगा, लेकिन ये मुझे पता है कि वो हाई स्कूल पास है और उसका सर्टिफिकेट मैंने 20 साल पहले देखा था। अगर उसका कोई फोटोकॉपी भी मिलता है एज अ सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी की बात यहाँ पे कर रहा है। तो क्या इसको हम डायरेक्ट एविडेंस मान सकते हैं, जो हम उसके फोटोकॉपी को पेश कर रहे हैं, मीन्स कि जो उसके हाई स्कूल के फोटोकॉपी को हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, फोटोकॉपी उसके पास है, फोटोकॉपी को हम पेश कर रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्ट एविडेंस के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, उसको डायरेक्ट एविडेंस माना ही नहीं जाता है। क्या उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा? सर्कमस्टेंशियल्स के बारे में अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसको हम लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के नाम से जानते हैं। क्या होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस? मैंने आप लोगों से बताया कि जो चीजों को ऑब्जर्व करके, ब्लड स्टेन्स को ऑब्जर्व करके, बेड पे बिखरा हुआ उसके बेडशीट को हम देख करके जो हम सर्कमस्टांसेस से बनाते हैं एविडेंसेस, उसको हम लोग सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के नाम से जानते हैं। क्या बेस्ट एविडेंसेस की बात की जाती है कि किसको हम लोग बेस्ट एविडेंसेस मानते हैं? तो साथियों, जब आप क्या कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 91 पढ़ेंगे, वहां पे आपको बेस्ट एविडेंसेस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहां पे जो ओरल अकाउंट्स की बात कर रहा है और ओरल अकाउंट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, गिवन बाय अ पर्सन की बात कर रहा है, हिमसेल्फ सीन इट, इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, यही सेकेंडरी एविडेंस आपका मार्क किया जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर भी यहां पे दे रखा है। आप देख सकते हैं AIBE 5th मीन्स कि 5वें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी पूछ रखा है और इसी क्वेश्चन की बात यहां पे कर भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या कह रहा है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कीमती है, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहता है, कह रहा है कि नहीं आप हमको पढ़ लो, आज पढ़ लोगे, कल मैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला हूं। अगर आज आप हमको छोड़ करके चले गए, अगर आज आप हमको नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आपका साथ आपके एग्जामिनेशन में नहीं देने वाला हूं और नहीं देने वाला हूं। तो आपको ये चीज पढ़ने की आवश्यकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है, एक मिनट मैं पोडियम को थोड़ा सा ठीक कर लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है द DNA टेस्ट कैन नॉट रिब्यूट द कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है जो DNA टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और DNA टेस्ट की बहुत महत्वता भी होती है। DNA टेस्ट हर मामले में DNA टेस्ट आप नहीं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मैटर हुआ मैं DNA टेस्ट करवाऊंगा, अरे कैसे करवाएंगे, ये पॉसिबल है कि हर मामले में DNA टेस्ट करवाया जा सकता है? और क्या जब हम DNA टेस्ट करवाते हैं तो कोई भी मामला क्या कंक्लूसिव प्रिजम्पशन में आ जाता है, कंक्लूसिव प्रूफ उसको मान लिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये बात किया जा रहा है। कह रहा है द DNA टेस्ट कैन रिब्यूट द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन envisaged under section number 12 of the Indian Evidence Act. The parties can avoid the rigorous or such conclusive proof only by proving non-assess, which is the negative proof. It will so held in which cases. कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या आप लोगों से कहना चाहता है। अभी इसी क्वेश्चन को हम हिंदी लैंग्वेज में भी आपके सामने यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिखाऊंगा, नहीं, मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने वाला हूं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन होता है DNA टेस्ट का, क्या उसको रिव्यूट भी किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? रिव्यूट भी किया जा सकता है। क्या उसे निगेटिव तौर पे भी प्रूफ किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो ये बात किस केस के अंतर्गत हमको बताया गया था? इस केस का बस हमको नाम बता दीजिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बस इतना ही चीज आपसे मांग रहा है। कह रहा है, अगर हम ऑप्शन 1 को देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है शेख फखरुद्दीन वर्सेस शेख मोहम्मद हसन AIR 2006 के मामले की बात कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है
सिद्धार रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात कर रहा है, कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की बात करता है, सोमवंती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जा रहा है साथियों, और इंपॉर्टेंट केस लॉ यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि 2006 का जजमेंट है, और ए वाला ही यहां पे इसका क्या कर रहा है, ए वाला ही इसका यहां पे करेक्ट आंसर भी मार्क कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 के एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या प्रोवाइड कर रखा है, फिर आप यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ डेड पर्सन आर रिलेवेंसी अंडर विच पर्सन। जो स्टेटमेंट होता है किसका, डेड पर्सन का, अगर मृत्यु सैया पे मैं लेटा हुआ हूं और मेरे द्वारा कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उस स्टेटमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम किया जा सकता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के रिलेटेड। तो अब इसमें पूछ रहा है कि जो भी स्टेटमेंट डेड पर्सन्स के द्वारा दिया जाता है, आप कहेंगे कि आदमी मर गया, कैसे दे सकता है, अरे मरने से पहले मृत्यु सैया पे लेटा है, बस 5 मिनट में 10 मिनट में उसके प्राण निकलने ही वाले हैं, उससे पहले जो बातें वो बता रहा है, जो बातें वो कह रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, उसी को डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे। मीन्स कि मरने से पहले जो भी बात वो कह रहा है उसकी बात को। अब डायरेक्ट ये सेक्शन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इस टाइप की बातें कही जा रही हैं, की जा रही हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत ये चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो साथियों अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये किस धारा के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है, तो ये हमको देखने के लिए मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लास 4 के अंतर्गत ये चीज हमको देखने के लिए मिलता है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन से आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार आपके एग्जामिनेशन में अगर डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो डाइंग डिक्लेरेशन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो डाइंग डिक्लेरेशन का आप यहाँ पे सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, सेक्शन नंबर 32, क्योंकि डायरेक्ट यहां से सेक्शन से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन किस सेक्शन में हमको प्रोवाइड कर रखा है। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो हमारा प्रोवाइड कर रखा है वो सेक्शन नंबर 32 में ही प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है विटनेस आर द आई, कह रहा है विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस, हुज स्टेटमेंट इज दिस। मीन्स कि अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस को भी खींच करके लेकर के आ रहा है, कह रहा है जो गवाह होते हैं ये आई होते हैं एंड ईयर होते हैं किसके, न्याय के। ये बात किसके द्वारा कही गई है, कौन से ऐसे जो हमारे जूरिस्ट थे, कौन से महान जूरिस्ट थे जिनके द्वारा इस टाइप की बातों को कही जा रही थी। क्या इसको बात लॉर्ड एटकिंसन साहब के द्वारा कही जा रही थी, कि लॉर्ड डेनिंग के द्वारा कही जा रही थी, कि बेंथम महोदय के द्वारा की जा रही थी, कि पिप्सन साहब के द्वारा कही जा रही थी। तो साथियों इस टाइप की अगर जो बातों को हम देखेंगे कि किसके द्वारा कही जा रही है, तो ये जो बेंथम महोदय हैं ये भी क्या थे, ये भी एक जूरिस्ट थे, और ये बातें इन्हीं के द्वारा कही जा रही हैं, इसीलिए ये बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इस टाइप के भी एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको कहीं ना कहीं ध्यान से पढ़ने की, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को भी अब आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एन अकम्पलिस। अब एक अकम्पलिस किसको कहा जाता है, सह अभियुक्त, सह अपराधी की बात कर रहा है। कह रहा है अकम्पलिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोराबरेटेड इन मैटेरियल पार्टिकुलर इज जो वो कोराबरेट करता है, चीजों को किस तरह से कोराबरेट किया जाता है उसी के बारे में बात कर रहा है। जो एक कंप्लिस होता है, जो सह अभियुक्त होता है, जो सह अपराधी होता है, क्या उसका जो क्रेडिट होता है, क्या वो अनवर्थी टाइप का उसका क्रेडिट होता है क्या, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। ये किस टाइप का मटेरियल होता है,
इसमें हम क्या प्रिज्यूम करते हैं, क्या प्रिज्यूम्पशन हमको करने की आवश्यकता होती है? क्या ये एक प्रिजम्पशन होता है लॉ का? क्या बिल्कुल नहीं, ये प्रिजम्पशन लॉ का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फैक्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप के प्रिजम्पशन होते हैं, एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है और एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है। लेकिन जब जब हम एकम्प्लिस की बात करते हैं, और वो भी कैसा एकम्प्लिस की बात करते हैं, अनवर्थी ऑफ क्रेडिट्स की बात करते हैं। जब जब हम एकम्प्लिस की बात करेंगे और खास करके अनवर्थी ऑफ क्रेडिट्स की बात करेंगे, तो ये हमारा किसके अंतर्गत फॉल करेगा दोस्तों? तो ये हमारा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंतर्गत फॉल करेगा, कभी भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत फॉल नहीं करेगा। आप उम्मीद करेंगे कि दोनों ऑप्शंस आपके लिए प्रोवाइड कर रखा हो। तो आप देखिए, पहला जो आपका ऑप्शंस दे रहा है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और यही आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। साथ ही साथ देखिए लॉ का भी दिया है क्या? तो हाँ, आपके प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का भी दिया है। तो यहां पे जो कोराबरेट कर रहा है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नहीं हो सकता है, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हो सकता है। यहां पे देखिए कंक्लूसिव प्रूफ, ये कंक्लूसिव प्रूफ भी नहीं होता, नॉन ऑफ द एबो तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अब आप फिर यहां पर देखेंगे दोस्तों कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जो भी क्वेश्चन अभी मैंने हिंदी इंग्लिश में करवाए हैं, उसी के सेम आपको हिंदी में यहां पर देखने के लिए मिल गया। अब आप कहेंगे कि ये पीडीएफ भी आपके पास होना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लॉ विथ रोनित RONIT आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्पेलिंग RONIT है, उसका आपको यहाँ पे पीडीएफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कोई और भी जानकारी चाहिए, कोई और चीज की सूचना चाहिए, तो आप हमको दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 9648438343। ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। 10 से 5 के बीच में आप हमसे फोन करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं उसका पर्सनल गाइडेंस भी आपको कर दूंगा। अब हम आगे चलेंगे और आगे के भी क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे। आप यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या क्या हिंदी के क्वेश्चन थे। जो आपने इंग्लिश में पढ़ा है वही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे हिंदी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखिए, ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, फिर हम इसके कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन, जो विधि आयोग है, विधि आयोग के अनुसार, कहां का विधि आयोग? तो भारत का विधि आयोग। जो भारत का विधि आयोग है, इसके 69th रिपोर्ट सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन, जो भारत का विधि आयोग है, जो इसने 69th अपनी रिपोर्ट पेश की थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर के, और खास करके सेक्शन नंबर 27 को लेकर के, इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है। साथियों, जब जब हम सेक्शन नंबर 27 की बात करते हैं, तब तब हमारे माइंड में कहीं ना कहीं डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट आता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट? तो साथियों, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट में ये होता है कि कोई एक्यूज्ड व्यक्ति है, उसके द्वारा किसी का मर्डर कर दिया गया है, या किसी ऐसे टाइप का ऑफेंस कर दिया गया है जो कि क्रिमिनल नेचर का हो। कोई ना कोई ऑफेंस किसी ना किसी वेपन से ही होगा, या तो गन से होगा, या फिर चाकू से होगा, तलवार से होगा, कुल्हाड़ी से होगा, किसी भी चीज से हो रहा है। और ऑफेंस करने के बाद उसने क्या किया, उस वेपन को कहीं ना कहीं छुपा दिया है। जाहिर सी बात है, जब जब एफआईआर की लॉजिंग हो जाती है, तब तब पुलिस हरकत में आ जाता है, और जब जब पुलिस हरकत में आएगा, तब तब उस व्यक्ति को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके लेकर के आएगा। जब गिरफ्तार करके लाएगा तो उनसे कुछ ना कुछ सवाल भी पूछेगा कि तुम कैसे उस व्यक्ति को मारे हो, ये बता दो। तो वो बताना नहीं चाहेगा, लेकिन पुलिस ऐसी है जो कि 3rd डिग्री का यूज करके उससे ये चीजें उगलवा लेगी, और वो बताएगा कि साहब मैंने उसको चाकू से मारा था। तो पुलिस कहेगी चाकू कहाँ है, कहाँ रखे हो? तो कहेगा कि साहब हमको स्पॉट पे ले चलेंगे जहां पे मैंने उसको मारा था, वहीं पे घर में एक बक्सा रखा है, उसी बक्से में मैंने कपड़े से लपेट करके चाकू को उसी बक्से में डाल दिया है। और पुलिस उसके साथ जाती है और वो वहां से सामान बरामद करती है, मीन्स कि वो चाकू या गन उससे बरामद करती है। जब वो बरामद हो जाता है तो उसी को हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के नाम से जानते हैं, और ये सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देखने के लिए मिलता है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट
किस सेक्शन को कहा जाता है? तो इसी सेक्शन नंबर 27 की कहानी है डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट। अब आप देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर इंस्पेक्शंस की बात कर रहा है। अब यहां पे डॉक्ट्रिन से रिलेटेड बात करने लगा। ये किस टाइप का डॉक्ट्रिन है? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रो इंस्पेक्शंस की बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेस्टिमोनियल इंक्रिमिनेशंस की बात है, करेक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन की बात है, नन ऑफ द एबव की बात है। मैंने अभी आपको बताया कि जब वो स्पॉट पे जाएगा जहां पे उसने किसी का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद भाई साहब ने चाकू को छुपा दिया था, लेकिन जब वहां पे वो जाएगा चाकू दिखा देगा तो वो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि डेथ इसी व्यक्ति ने किया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन ये हो जाता है, क्या हो जाता है, एक नया फिर टर्मिनोलॉजी मिला आपको, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट एक नया टर्मिनोलॉजी मिला, डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन ये एक नया टर्मिनोलॉजी मिला। किससे रिलेटेड? तो सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को संभाल करके अपने माइंड में रखिएगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये 6वें नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात आते हैं तो देखिए सेक्शन नंबर 99 की भी बात कर दे रहा है। क्या कह रहा है, जैसे हमें पता चल जाता है सेक्शन, वैसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर हमको दिखने लगता है, क्योंकि इंडेक्स बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब जब इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तब तब हम क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करने का काम करेंगे। कह रहा है सेक्शन नंबर 99 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट or their representative in interest may give an evidence of any fact tending to show a contemporaneous agreement verifying the terms of the document. This is based on the principle. कह रहा है कि जो सेक्शन नंबर 99 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है, इसमें क्या चीजें हमको प्रोवाइड कर रखा है, क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलता है। अब हम यही चीज देखेंगे इनके मैगजीम में कि क्या ये मैगजीम में दे रहे हैं। मैगजीम रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो कह रहा है पहले ऑप्शन में कि पैक्टा टेरी नियोसेंट नियो परसुएंटा, ये टर्मिनोलॉजी जो आपको दे रहा है ये लैटिन मैगजीम होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ये लैटिन मैगजीम होता है और ये लैटिन मैगजीम आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सेक्शन नंबर 99 से पूछ रहा है ये लैटिन मैगजीम है। अभी जो हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट दोनों अलग है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा। और एज यूजुअल आपको ये पढ़ने की आवश्यकता है, इसमें किसी भी प्रकार का आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। और ये भी आप देख लीजिए कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2013 में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से। हर एक क्वेश्चन को जानना, हर एक क्वेश्चन को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बर्डन ऑफ प्रूविंग किसकी बात कर रहा है? बर्डन की बात कर रहा है। और किस टाइप के बर्डन की? तो प्रूविंग के बर्डन की। बर्डन ऑफ प्रूविंग द पर्सन इज अलाइव। अब बर्डन आपके ऊपर है कि आप प्रूफ करिए कि वो व्यक्ति जीवित है, अलाइव, हु हैज नॉट बीन हियर्ड फॉर 7 ईयर इज ऑन हुम। कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर शिफ्ट है, आप इस चीज को प्रूफ करिए कि वो व्यक्ति जीवित है। कितने दिनों से? फॉर 7 ईयर ऑन हिज होम। आप जानते हैं कि हम पिछले 7 सालों में आपने कहीं देखा है, आपको अब सिद्ध करना है। अब इसको क्या माना जाता है, इसको क्या कहा जा सकता है? कह रहा है वन हु इज डिनाइज इट। क्या जो इसको डिनाइज कर रहा है उसी से कहेंगे प्रूफ करने के लिए? ऐसा थोड़े नहीं हो सकता। जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि नहीं वो जीवित है, वो जीवित है, मैंने 7 सालों में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को देखा है, तो भैया तुम ही तो प्रूफ करोगे कि हाँ वो व्यक्ति जीवित है कि मर गया है। तो ये आपकी लायबिलिटी, आप प्रूफ करो। कर रहा है सेकंड ऑप्शन में वन हु अफर्म्स इट, जो कंफर्मेशन दे रहा है, जो अफर्म कर रहा है कि साहब मैंने उसको देखा था, 6 साल पहले मैंने उसको वहां पर देखा था। और ये टाइम पीरियड यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे टाइम पीरियड जो दे रहा है आपको 7 साल का टाइम पीरियड दे रहा है। वो कह रहा है कि मैंने 5 साल पहले उनको देखा था। प्रूफ करो भाई कहां पर तुमने देखा था।
हु वंस कंफर्मेड, जो इसको कंफर्म कर रहा है, जो इसको अफर्म कर रहा है, उसी के ऊपर क्या होगा, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइक करेगा। और यही आपका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे मार्क किया जाएगा, बी वाला। आप देख सकते हैं कि बी वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, और ये भी 6 नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से क्या कहना चाहता है, ये भी कुछ ना कुछ आप लोगों से कहना ही चाहता है, कुछ बताना ही चाहता है, कुछ समझाना ही चाहता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दिस कोर्ट डिस्क्रिशन, कोर्ट के डिस्क्रिशंस के बारे में बात कर रहा है कि कोर्ट के पास किस किस टाइप का डिस्क्रिशन होता है, कैसा डिस्क्रिशन होता है। अब डिस्क्रिशन का मतलब होता है कोर्ट की दिमाग की बात कर रहा है। कोर्ट का दिमाग मतलब जज साहब जो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब जो हैं, जो अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, बैठ करके किस टाइप का वो अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जब हम कोर्ट जज साहब की बात करेंगे, जब जब हम डिस्क्रिशन की बात करेंगे, तो जज साहब के डिस्क्रिशन की बात करेंगे, जब हम कोर्ट के डिस्क्रिशन की बात करते हैं तो ठीक कर रहा है। द कोर्ट डिस्क्रिशन टू परमिट लीडिंग क्वेश्चन इज कंफर्म्ड ओनली टू मैटर विच आर, लीडिंग क्वेश्चन जो आस्क किए जाते हैं, लीडिंग क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन कब आस्क किया जा सकता है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि लीडिंग क्वेश्चन यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चन कब आस्क किए जा सकते हैं। क्या ये जो क्वेश्चन होते हैं, जब हम लोग स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं, जब हम इंट्रोडक्टरी फैक्ट देते हैं, तब क्या हम इस क्वेश्चन को, लीडिंग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो ये डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का, कोर्ट अलाउ करती है या नहीं अलाउ करती है। अनडिस्प्यूटेड कोई फैक्ट होता है, क्या हम उस टाइम लीडिंग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का फैक्ट होता है जो ऑलरेडी सफिशिएंटेड प्रोवाइडेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, इन सभी मामलों में क्या कर सकती है, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन पावर होती है, वो अलाउ कर सकती है और अलाउ नहीं भी कर सकती है। तो ये चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, और इस टाइप के भी कोर्ट के डिस्क्रिशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, और ये 6 AIB एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को क्या कह रहा है, कह रहा है द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, ए ने बी का मर्डर कर दिया। मार्क्स ऑन द ग्राउंड, जैसे ही मर्डर किया, जाहिर सी बात है कुछ ब्लड्स के स्टेंट जमीन पे भी गिरे होंगे। प्रोड्यूस्ड बाई अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट अंडर, अगर इस प्रकार से किया गया होगा, जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर करेगा, तो जो मर्डर करने वाला है और जो जिसका मर्डर होने वाला है, जाहिर सी बात है भागा दौड़ी होगी, कुछ ना कुछ उछल कूद होगी, क्योंकि वो बचना चाहेगा और वो उसका मर्डर करना चाहेगा। तो ये जो चीजें हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये किस सेक्शन के अंतर्गत कंसीडर किया जा रहा है, किस सेक्शन के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ उथल पुथल हो रहा है। क्या ये सेक्शन नंबर 7 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है, सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत मिल रहा है, या सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत मिल रहा है। तो साथियों ये जो चीजें हमको देखने के लिए मिल रही है, ये सेक्शन नंबर 7 के अंतर्गत मिल रही हैं, और डायरेक्ट ये इंडेक्स बेस्ड का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सेक्शन नंबर 93 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, डायरेक्ट आपको सेक्शन बता दिया है कि इसी सेक्शन से हम स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उलूल जुलूल कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है सेक्शन नंबर 93 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ट्रीट्स द पेटेंट एम्बिग्विटी एज, हमारे पास 2 प्रकार की एम्बिग्विटी होती है, एक लेटेंट एम्बिग्विटी होती है और एक पेटेंट एम्बिग्विटी होती है। तो अब यहाँ पे एम्बिग्विटीज के बारे में बात कर रहा है कि क्या होती है एम्बिग्विटी। कह रहा है कि जो एम्बिग्विटी होती है वो क्रबल टाइप की एम्बिग्विटी होती है कि इन क्रबल टाइप की एम्बिग्विटी होती है। जब जब हम सेक्शन 93 की बात करेंगे और एम्बिग्विटी की बात करेंगे, तो हमारे पास ये किस टाइप की एम्बिग्विटी होती है, तो इन क्रबल टाइप की एम्बिग्विटी होती है। क्रबल टाइप की एम्बिग्विटी मीन्स कि ये वाली एम्बिग्विटी नहीं होती है, ये वाली एम्बिग्विटी होती है इन क्रबल टाइप की, और ये भी आपके 6वें नंबर बार एग्जामिनेशन में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है, कह रहा है एविडेंस इज टू डॉक्यूमेंट अन मीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स इज कॉल्ड, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट होता है, एविडेंस की बात करते हैं, और एविडेंस में किस चीज की खास बात करते हैं, जब हम एविडेंस में डॉक्यूमेंट की बात करते हैं,
जो अनमीनिंग टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, इसके रेफरेंस में जो फैक्ट होता है, क्या वो फैक्ट एग्जिस्टिंग फैक्ट होता है, तो किस नाम से हम उसको जानने का काम करते हैं। तो साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि दो टाइप का आपके पास फैक्ट होता है, एक पेटेंट एम्बिग्विटी होता है और दूसरा लेटेंट एम्बिग्विटी होता है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में, साथियों इसका करेक्ट आंसर आपका लेटेंट एम्बिग्विटी होगा। किस टाइप की एम्बिग्विटी होगी, तो लेटेंट एम्बिग्विटी होगा। देखिए यहाँ पे लेटेंट एम्बिग्विटी की बात कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को 13 नंबर को देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे एम्बिग्विटी की बात कर रहा है। और यहाँ पे जब आप एम्बिग्विटी देखेंगे, ऑप्शन में यहाँ पे पेटेंट एम्बिग्विटी दे रहा है और यहाँ पे लेटेंट एम्बिग्विटी दे रहा है। तो एम्बिग्विटी की हम बात अलग करते हैं, और दो टाइप्स की एम्बिग्विटी होती है, पेटेंट टाइप की होती है और लेटेंट टाइप की होती है। जो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये लेटेंट एम्बिग्विटी की बात कर रहा है। यहाँ पे आगे हम चलेंगे। आगे देखिए साथियों, जो क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक किया है उसी का हिंदी वर्जन आपके सामने यहाँ पे आ गया। पूरे के पूरे क्वेश्चंस का हिंदी वर्जन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो अभी तक 14 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। साथियों ये था पूरा वीडियो इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर के। कुछ कॉन्सेप्ट पे हमने बात किया, कुछ लीगल वर्ड्स पे हमने बात किया, कुछ लीगल मैक्सिम पे हमने बात किया। जो आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की डिमांड है, उसी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को मैंने यहाँ पे फुलफिल, जो भी वो चाहता है उसी नेचर के, उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखने का काम किया है। साथियों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, छोटा सा ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग जरूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का आनंद ले सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।